नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं मीना पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, इससे पहले हम लोग अभी व्यंजनावृत्ति पर विचार कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, शब्द की 3 वृत्तियाँ होती हैं और उस शब्द के 3 अर्थ भी होते हैं, वाच्यार्थ भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसमें अभिधा को हम लोगों ने पढ़ा, लक्षणा को भी हम लोगों ने सविस्तार पढ़ा और व्यंजना को भी सविस्तार पढ़ा कुछ पाठ। जिसमें आप लोग जैसे जानते हैं अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वह व्यंजना वृत्ति पर ही चर्चा करेंगे हम। इससे पिछली वाली वीडियो में व्यंजना के अन्य विभागों के बारे में हम लोगों ने जाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं व्यंजना जो है वो भी 2 प्रकार की है, व्यंजना शक्ति, व्यंजना वृत्ति। कौन कौन से? तो एक शाब्दिक व्यंजना और एक दूसरी है आर्थी व्यंजना। तो शाब्दिक व्यंजना भी 2 प्रकार की है, ठीक है। शाब्दिक व्यंजना भी 2 प्रकार की है। उसमें कौन कौन है? तो अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। साथियों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना को कवर किया है। इसके बारे में हम लोगों ने सविस्तार से वहाँ चर्चा करी है। तो साथियों, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, आर्थी व्यंजना की तरफ चलेंगे। आज हमारी चर्चा आर्थी व्यंजना पर चलेगी। तो साथियों, आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए बिना समय गंवाए हम यह आर्थी व्यंजना का ये जो सत्र है यह शुरू करते हैं। तो साथियों, आप जैसा देख पा रहे होंगे काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास का प्रथम कारिका देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थाः प्रोक्ताः पुरातेषाम्। अर्थाः, अर्थ जानते हैं 3 है, ठीक है। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। ये अर्थ कौन होंगे? 3, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। पुरातेषाम् अर्थात तेषां मतलब केषां? वाचक लाक्षणिक व्यंजनानाम। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैंने आपको 3 प्रकार के शब्द बताएं और उस 3 प्रकार के शब्द के 3 अर्थ भी बताएं। जैसे आप वाचक शब्द है कोई, ठीक है ना, वाचक के जिस शब्द का जो वाच्य है, ठीक है, वह शब्द उसका वाचक हो जाता है। तो एक हो गया वाच्य, एक हो गया वाचक। ठीक उसी प्रकार जो लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य को जिस शब्द के द्वारा बताते हैं वह हो गया लाक्षणिक, वो हो गया लाक्षणिक शब्द। ठीक उसी प्रकार जो व्यंग है, ठीक है, उस व्यंग को जिस शब्द के द्वारा बताते हैं वही है व्यंजक शब्द, उसी को कहा जाता है व्यंजक शब्द। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं ग्रंथकार, अर्थाः मतलब वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। केशाम अर्थाः, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजका नाम अर्थाः। तो इन तीनों के वह ये सब अर्थ हुए, ठीक है, जिसको ग्रंथकार ने पहले ही कह दिए हैं, पहले ही कह चुके हैं, वह वही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अर्थ व्यंजकता उच्यते। अर्थ की व्यंजकता को कह रहे हैं। यहाँ तक इससे पहले इन्होंने क्या किया? शाब्दिक व्यंजना जो भी है उसी के बारे में इन्होंने निरूपण किया अपना, शाब्दिक का अभिधामूला लक्षणामूला करके। अब यह तृतीय उल्लास में मुख्य रूप से यही वर्णन किया गया है। इन्होंने ये इसी चीज़ का प्रतिपादन किया है यहाँ पर तृतीय उल्लास में। इसीलिए इस उल्लास का भी नाम है अर्थ व्यंजकता निर्णय। इस उल्लास का क्या नाम रखा इन्होंने? अर्थ व्यंजकता निर्णय। इसमें द्वितीय उल्लास का नाम था शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, लेकिन इस उल्लास से क्या नाम हो गया? अर्थ व्यंजकता निर्णय। अर्थ की व्यंजकता का ही निर्णय किया गया है इस उल्लास में। तो यह केवल और केवल अर्थी व्यंजना का ही निरूपण करता है यह उल्लास, ठीक है। तो समझ सकते हैं इस उल्लास को, इस व्यंजना को लेकर के कितनी अहम भूमिका है, ठीक है। तो साथियों, चलिए यही बात है। तो किस दृष्टि क्या है वह आर्थी व्यंजना किस प्रकार की है वह देखिए, पंक्ति से ही चलते हैं हम लोग। तो वह जो आर्थी व्यंजना है, सीधी बात कहें तो शाब्दिक व्यंजना में क्या था, कुछ प्रकाश डालते हैं उधर, तो वहाँ से यहाँ समझने में थोड़ा कुछ थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो शाब्दिक व्यंजना में क्या हुआ? शब्द के द्वारा व्यंग को प्रकाशित किया जाता था, शब्दों के द्वारा। वहाँ पे अर्थों की अधिक भूमिका नहीं रहती थी, वहाँ पर शब्दों की ही अधिक भूमिका रहती थी। अर्थ उसके सहायक हुआ करता था। अर्थ क्या है? उसका सहायक। परंतु यहाँ आर्थी व्यंजना में ठीक उसका अपोजिट, ठीक उसके विपरीत काम करेंगे। ठीक उसके विपरीत काम करता है यहाँ। कैसे? तो आर्थी व्यंजना में अर्थ की व्यंजकता लक्षित होती है, न कि शब्द की। यहाँ पर शब्द उसके सहायक होंगे, उस अर्थ शब्द मुख्य भूमिका में यहाँ नहीं नजर आएंगे। यहाँ पर अर्थों की ही भूमिका अहम है।
इसलिए यह आर्थी व्यंजना है, नाम से स्पष्ट हो रहा। आर्थी व्यंजना मतलब अर्थों की व्यंजकता यहाँ पर परिलक्षित होगी। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वह जो अर्थ की व्यंजकता है वह कितने प्रकार से परिलक्षित हो सकती है, तो आर्थी व्यंजना उसी को कहेंगे हम। तो ग्रंथकार उसी को बताने जा रहे हैं कि यह जो अर्थ व्यंजकता है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये इसके हैं कुल आर्थी व्यंजना के 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार हैं, इनके तरीके प्रकार हैं जिसके द्वारा अर्थ की व्यंजकता सिद्ध होती है। चलिए साथियों देखिए, सीधे सीधे हम इसके कारिका पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, वक्तृबोधभ्य काकूनां वाक्यवाच्यान्य सन्निधे प्रस्तावदेश कालादेर वैशिष्ट्या प्रतिभाजुषां योर्थस्यान्यर्थधिर हेतुर व्यापारो व्यक्तिरेव सा। यह जो 10 है यह आर्थी व्यंजना के प्रकार हो गए। साथियों जैसे देखिए आप कुछ शब्द हैं उसके वृत्ति में लिख रहे हैं ग्रंथकार। जैसे बोधव्य मतलब प्रतिपाद्य, मतलब जो प्रतिपाद्य करने वाला विषय है, जो करने योग्य है वो होता है बोधव्य। मतलब जो प्रतिपाद्य करने वाले के योग्य होगा उसको कहते हैं बोधव्य। ठीक है। और देखिए काकुर ध्वनिर्विकार है। अब एक एक को हम लोग समझते हैं। जो 10 है क्या है, तो वक्तृ मतलब वक्ता। ठीक है। मतलब वक्ता के दृष्टि से अर्थ व्यंजकता जहाँ पर लक्षित होगा वह हो जाएगा वक्त्री। ठीक है ना, वही है वक्ता, एक प्रकार हुआ वक्ता पहला। सबसे उसके बाद क्या है, बोधव्य मतलब जो प्रतिपाद्य के योग्य है, जो जानने के योग्य है। ठीक है, वक्ता। फिर बोधव्य। फिर काकू नाम, काकू मतलब क्या होता है, वृत्ति में देखिए काको ध्वनिर्विकार। काकू जो है वह ध्वनि का विकार है, मतलब अलग अलग ध्वनि के द्वारा कहे जाने वाला जो अर्थ व्यंजकता है। कहते हैं ना, तुम जो बोल रहे हो उसका टोन ही समझ में आ रहा है, जो तुम इससे प्रसन्न नहीं हो। भले तुम इसकी निंदा ना करके तुम इसका बड़ाई कर रहे हो, परंतु तुम्हारा जो टोन है ना उससे यह समझ में आ रहा है कि तुम इसके कर्म से प्रसन्न नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, टोन। यह जो कहते हैं लहजा कहने का, तो अलग अलग प्रकार के लहजे से जब अर्थ की व्यंजकता सिद्ध होती है वहाँ होता है काकू। ठीक है। अब देखिए फिर है वाक्य के द्वारा अर्थ व्यंजकता होगी। फिर वाच्य के द्वारा, वाच्य मतलब वही है अर्थ अभिधा का, उसके द्वारा अर्थ व्यंजकता। अन्य सन्निधि किसी के द्वारा साथ पाने का जो होता है उससे भी अर्थ व्यंजकता होगा। फिर प्रस्ताव, फिर देश, फिर काल। ठीक है। कालादेह आदि पद है यहाँ पर। आदि यहाँ पर क्या हो गया, प्रस्ताव, देश, काल। आदि शब्द है यहाँ पर चेष्टादि। चेष्टा वगैरह जो होता है बहुत सारी चीज, जो चेष्टा किस प्रकार की चेष्टा है आपकी, इस चेष्टाओं के द्वारा भी अर्थ की व्यंजकता देखी जाती है। ठीक है। तो प्रस्ताव, देश, कालादेश, वैशिष्ट्यात् मतलब चेष्टादि के वैशिष्ट से इस प्रकार के भी अर्थ व्यंजकता आपको देखने को मिलेगा। तो यह अर्थ व्यंजकता 10 प्रकार के हुए। और प्रतिभाजुषाम। ठीक है। और कहा यह जो आप देख रहे हैं यह प्रतिभाजुषाम, यह अर्थ व्यंजकता किनको दिखेगा, प्रतिभाजुषाम, यह विद्वानों के लिए है, जो प्रतिभा से युक्त हैं, जो काव्य प्रतिभा से युक्त हैं, जो साहित्य सहृदय हैं, उनके लिए यह जो अर्थ व्यंजकता है यह 10 प्रकार प्रतिभाजुषाम। यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सहृदयों की जो बात कहें, क्यों कहें, तो वही है सहृदयों। कौन है वो सहृदय, प्रतिभाजुषाम। ठीक है। अब सहृदय वही है जो साहित्य के अर्थों को आत्मसात करने में समर्थ होता है, उनको सहृदय कहा गया। और वही प्रतिभाशाली भी हैं काव्य में, जो काव्य के परिपाटियों को समझ रहे हैं। ठीक है। यो अर्थस्य अन्यार्थधिर हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा, मतलब सहृदयों के अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला। जो सहृदय हैं, जो साहित्य को जानने वाले हैं, इनको अन्यार्थ की जो प्रतीति करा दे। ठीक है ना। अर्थ प्रतीति कराने वाला व्यापार कौन है, अन्यार्थ, तो वही है व्यंजना व्यापार। तो वही जो है अन्यर्थ हेतु व्यापारो। ठीक है ना, उसका कारण व्यापार होता है, वही है आर्थी व्यंजना।
आरती व्यंजना क्या है? वही है जो सहृदयों को भी अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला जो व्यापार, जो साहित्य के मर्म को समझने में जिसको आनंद आता है, ऐसे लोगों को भी अन्यार्थ की प्रतीति करा दे, ऐसा जो व्यापार, उसको आरती व्यंजना कहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थस्य, यहाँ जो लिखा है ना, अन्य अर्थ फिर हेतु व्यापारो। अर्थ का क्या है यहाँ पे देखिए, अर्थस्य वाच्य वृत्ति में देखिए आप अंत में, अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः। तो कैसे अर्थ? तो अर्थ तो तीन ही है, शब्द भी तीन है तो अर्थ भी तीन ही है। कोई लक्ष्य होगा, कोई वाच्य होगा, तो कोई व्यंग होगा। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ के द्वारा व्यंजना सिद्ध होगी यहाँ पर। तो इसी को कहा गया यहाँ पर आरती व्यंजना। अब ग्रंथकार एक एक उदाहरण के साथ सभी व्यंजना के प्रकार को यहाँ पर व्यंजना के प्रकारों को निरूपित करेंगे। चलिए उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रमेण उदाहरणानि, मतलब क्रम से, जिस प्रकार से कहा गया वहाँ पे वक्त्र बोधव्य काको नाम इत्यादि, पहले वक्ता के फिर बोधव्य से काको इत्यादि, इसी प्रकार से क्रम से एक एक उदाहरण के साथ सभी प्रकार को समझेंगे हम। देखिए, अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम श्रमस्वेद सलिल निश्वासनि सहा विश्राम्यान क्षणम। देखिए, एक बार की बात है, एक नायिका है, ठीक है, एक नायिका बहुत भागी चली आ रही है और अपने सखी से कह रही है, जो मैम पानी ला रही थी और पानी लाने के कारण दौड़ चलने से बहुत पसीना आ गया, पसीने के कारण वह तलबतल हो गई पसीनों से, तो अब वह विश्राम करेगी, थक गई है। तो इस प्रकार का वह क्यों कह रही है, तो वही समझने वाली बात है। यहाँ पे अर्थ की व्यंजकता है ना, तो पहले ही कहा वक्ता के द्वारा वह आई और कह रही है, वो अपने आप शुरू हो गए कहना, जो मैं दौड़ के जो पानी लेके आ रही थी इसलिए पसीना हो गई, अब थक गई हूँ मैं, अब तो थोड़ा विश्राम करूँगी। ठीक है, विश्राम्यामि क्षणम, कुछ देर में विश्राम करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अत्र चौर्य रथ गोपनम व्यज्यते। यहाँ पर चौर रथ गोपनम, वह जो नायिका है वह पानी लेकर के नहीं आई है, वह पानी लेकर आई है, इस कारण से वह थक नहीं गई है, वह नायक से मिलकर आ रही है। यहाँ पर यह नायक से मिलने का जो अर्थ व्यंजकता है वह यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। यही है क्या, चौर्य, मतलब कुछ चुरा रही है, कुछ छिपा रही है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर वक्ता के द्वारा कुछ अर्थ छिपाया गया, उसके अर्थों की व्यंजकता जो कर रही है उस हाव भाव से समझ में आ गया, ये कुछ और है और बोल कुछ और रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा का उदाहरण है बौद्धव्य। अब बौद्धव्य में देखिए क्या है, अनिंद्यम दौर्बल्यम चिंतालशत्तम सनिश्वसितम मम मंद भागिन्याः कृते सखी त्वामपि अहः परिभवति। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, हे सखी मुझ मंद भागिनी, मम मंद भागिन्याः, ठीक, मंद भागिन्याः कृते सखी, मतलब हे सखी मेरे जैसे मंद भागिनी के कारण, अनिंद्यम मतलब नींद नहीं आना, ठीक है, दौर्बल्यम मतलब दुर्बल हो जाना, और सनिश्वसितम आलस्य से ग्रसित हो जाना, निश्वास आदि के दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं मुझ मंद भागिनी के कारण। एक सखी है जो अपने दूसरे सखी कह रही है, मुझ मंद भागिनी के कारण तुम्हें नींद नहीं आती है रातों की, तुम दुर्बल हो गए हो, तुम्हें चिंता सताती रहती है, तुम्हें आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी, और क्या तो निश्वास आदि बहुत सारे दुख जो हैं हमारे कारण तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस प्रकार से एक सखी जो सखी को कह रही है। यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा, अत्र दूत्यास्तत् कामुक उपभोगो व्यज्यते। यहाँ पर जो है एक सखी जो है वह जिस कह रही है, यह उससे यह लग रहा है जो वह कुछ अनुचित की है वह बताया जा रहा है, तो तुम जो अनुचित किए हो वह समझो वह अनुचित है, मतलब बौद्धव्य मतलब जानने के योग्य है तुमने क्या किया है। इस प्रकार का अर्थ व्यंजकता यहाँ पर दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है बौद्धव्य के द्वारा। ठीक है,
यहाँ पे दूत जो है उसकी कामुकता को दर्शा रहे हैं, जो तुम जिस आचरण में पड़े हो उस आचरण के द्वारा ये सब हुआ है, लेकिन डायरेक्ट ना बोल करके उसको व्यंग के माध्यम से उसकी शक्ति करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वक्ता बोधव्य इन दो प्रकार के आर्थी व्यंजना को जाना। अब आगे अगला देखते हैं क्या है। ये काकू का उदाहरण है। ठीक है, तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचरेतारं चरितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का है यह प्रसंग। भीम और सहदेव संवाद कर रहे हैं और भीम और सहदेव के संवाद के वक्त भीम क्रोध कर रहा है। भीम जो है भीमसेन क्रोध आ रहा है, तो वह उनके क्रोध को देख करके सहदेव कह रहे हैं जो आप क्रोध मत करिए, यदि घोर क्रोध करेंगे तो गुरु जो हैं, गुरु मतलब युधिष्ठिर, वह क्रोधित हो जाएंगे। तो उसी पर कह रहे हैं यह भीमसेन। क्या कह रहे हैं तो सुनिए, वही कह रहे हैं तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पांचालतनयां। ठीक है, यह क्या बात कर रहे हैं। उस राज्यसभा में पांचाली की उस प्रकार की जो दशा हुई थी, तथा भूताम दृष्ट्वा, पांचाली के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था इन कौरवों ने, यह सब देखने के बाद भी उन्हें क्रोध तो नहीं आया। फिर क्या, वनहि व्याधि सार्धम सुचिरमुषितम वल्कल धरे, वल्कल वस्त्र धारण करके वन में व्याधों के साथ रहे, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आया। फिर विराटस्यावासे स्थितम अनुचरितारंभ निवृतम, विराट सभा में छुप करके रहें और अनुचित कर्म करके अपना समय व्यतीत किए, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। फिर गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नाद्यापि कुरुषु, फिर भी यह सब समय कहीं उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन अब मैं यदि उन पर क्रोध कर रहा हूँ तो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, यह योग उचित नहीं है। उनको कौरवों पे क्रोध करना चाहिए। अब यह काकू के द्वारा एकदम गुस्सैल अलग अलग लहजे में यह भीमसेन सहदेव को कह रहे हैं यह बात। तो देखिए अत्र यहाँ पर क्या है, व्यंजकता क्या है। अत्र मई न योग्य खेद, यहाँ पर मैं इस खेद का या इस नाराजगी का ये योग्य नहीं हूँ। इसके योग्य तो पुरुष तो योग्य इति काक्वा प्रकाशते। इसके योग्य कौन है इस खेद के और इस नाराजगी का? नाराजगी का के योग्य हैं कुरु लोग, कौरव लोग। उनके ऊपर इनको क्रोध करना चाहिए, मुझ पर क्यों क्रोध कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, ये हो काकू का। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। वाक्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण है यह। चौथा, तदा मम गंडस्थल निमग्नां दृष्टिं नानैशिरण्यत्र इदानीं सैवाहं तौ च कपोलो न सा दृष्टिः। यहाँ पर देखिए क्या है इसकी वृत्ति में। अत्र मत्सखी कपोल प्रतिबिंबितां पश्यतः ते दृष्टि अन्यैवाभूत् चलितायां तो तस्याम् अन्यैव जातेत इति अहो प्रच्छन्न कामुक्त्वं ते इति विज्यते। वाक्य के वैशिष्टता के द्वारा अर्थ की व्यंजकता यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं एक लड़का है, एक नायक है कोई, जो किसी को देख रहा है। वो दो चार लड़कियाँ खड़ी है, नायिका खड़ी है वहाँ पर, उसको देख रहा है नायक। वहाँ पर जो लड़की है उसको लग रहा है जो मुझे देख रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो एक साथ एक और सखी थी वह चली गई तो उसका दृष्टि ही बदल गया उस नायक का। तो वही कह रहा है जब तक वो थी तब तो मेरे ही तरफ देखते जा रहा था, लेकिन जब वो चली गई वह, तब इसकी दृष्टि भी यहाँ से हट गई। तो इस प्रकार की जो स्थिति हुई उसी का वर्णन कर रहे हैं। तदा मम गंडस्थल निमग्नाम, गंडस्थल कहते हैं कपोल को, ठीक है। हमेशा मेरे मुख पे ही देख रहा था यह। दृष्टिम नानैशिरण्यत्र इदानीं सैवाहं तौ
कपोलो नसा दृष्टि। अब वह चली गई तो इसका मेरे कपोलों पे, ठीक है, मेरे कपोलों, मेरे गालों पे दृष्टि ही नहीं है, क्यों नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अत्र मत सखिम कपोल प्रतिबिंबितम प्रकाशते। यहाँ पर मेरे सखी जो है उसके रहने के कारण उसके प्रतिबिंब को देख रहा था, यह मुझे तो नहीं देख रहा था। और वो चली गई, अन्य माँ वो फिर चलितायाम तस्याम अन्य बजाते त्याह, और जब चली गई तो उसका दृष्टि वहाँ से हट गया। इस प्रकार वाक्य के वैशिष्टता के द्वारा क्या हुआ, परिलक्षित हुआ। चौथा वाक्य का प्रकार हुआ यह, वाक्य वैशिष्ट से अर्थ की व्यंजकता सिद्ध हुई यहाँ पर। इसी प्रकार से अगला देखते हैं अपन, उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंचैतस्मिन् सुरतं सुहृदस्तन्विते वान्तिवाता येषामग्रे सरति कलिता काण्डकोपो मनोभुः। यहाँ क्या है, अत्र रतार्थम प्रविशेति व्यंग्यम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हे तन्वी उद्देश्यम सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी। सरस हरी हरी केलों की पंक्ति से, कदली श्रेणी शोभिताशाही, मतलब हे तन्वी, अपनी नायिका को कह रहे हैं नायक, हे तन्वी सरस हरी हरी केलों की पंक्ति से अत्यंत सुंदर लगने वाला, ठीक है ना, सरस हृदय अत्यंत सुंदर लगने वाला, और कुंजों के उत्कर्ष के कारण रमणियों के हाव भावों को अंकुरित कर देने वाला यह नर्मदा तट बहुत ही अत्यंत सुशोभित हो रहा है, ठीक है। यह ऊंचा प्रदेश भी है और यहाँ सूरत जैसा कोई मित्र नहीं है। तो सूरत कौन हो गया यहाँ पर, वायु, वायु भी बहुत मंद मंद बह रहा है, तो हमारा यह जो संयोग है इसको और अधिक बढ़ा रहा है। तो इसके द्वारा वह क्या कहना चाह रहे हैं, उसी के अर्थ की व्यंजकता कह रहे हैं यहाँ पर, अत्र रतार्थम प्रविशेति व्यंग्यम। यहाँ पर रति के लिए, रति सुख के लिए उस नायिका के साथ नायक उस केले के वन में प्रवेश करना चाहता है। इससे यह अर्थ की व्यंजकता सिद्ध होती है। यह क्या है, वाच्य की वैशिष्टता, अर्थ की वैशिष्टता के द्वारा यहाँ पर अर्थ की व्यंजकता सिद्ध हुई। यह पांचवा था हमारा, 5 प्रकार का हो गया इससे, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, अन्य सन्निधि के क्या उदाहरण है। नुदत्यनाद्रमणा श्वश्रुर्मां गृहभरे सकले क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः। क्या है इसका मतलब, अत्र संध्या संकेत काल इति तटस्थम प्रति कयाचित द्योत्यते, ठीक है। कह रहे एक बहू है, ठीक है, वो बहू कह रही है, उस बहू का ये वेदना है, समझिए, ठीक है। क्या है, तो वह कह रही जो उसकी सास है ना, वो बहुत अनार्द्रमण है, मतलब निर्दयी टाइप की है उसकी सास। वह क्या है, तो घर के सारे काम इसी बहू से करवाती है वह। यह बहू कह रही है जो मेरी जो सास है वह बहुत निर्दयी है, वह सारे घर के काम मुझसे ही करवाती है, इतना मुझसे काम करवाती है कि मेरे पास समय ही नहीं रहता है, कभी इनको समय ही नहीं मिलता है जो कुछ विश्राम कर ले, थोड़ा सा विश्राम कर ले। इतना व्यस्त रहती है घर के कामों में, जो वह कभी विश्राम कर ही पाती है, कभी विश्राम नहीं भी कर पाती है। तो अपने आप को अत्यंत व्यस्त बता रही है यह बहू। इससे क्या समझ में आ रहा, अत्र संध्या संकेत काल तटस्थम तटस्थम प्रति कयाचित द्योत्यते। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वह उन्होंने देखा जो मेरे पास संध्या का समय भी नहीं है, जो शाम में चले आएँ तो अपने नायक से हम मिल लें, इस प्रकार का भी मुझे समय नहीं मिलता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, यदि संध्या काल का समय भी मेरे पास रहता तो मैं अपने तटस्थ के प्रति, मत कह रहे हैं तटस्थम प्रति कयाचित द्योत्यते, तटस्थ मतलब नायिका के द्वारा सूचित हो किया जाता है, तो उससे ही मिलने के मेरे पास समय ही नहीं रहता है, समझ रहे हैं। तो यह क्या हुआ, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट के द्वारा, सास के सन्निधि के वैशिष्ट के द्वारा क्या दिखाया उन्होंने, ठीक है। सास में ऐसे इस प्रकार का काम कर रही है जिस कारण समय नहीं रहे, समय ही नहीं मिल रहा है उनको, उसके पास समय ही नहीं बच रहा है जो जाकर नायक से मिले, ठीक है।
तो इसी प्रकार से अब देखिए सातवें क्या उदाहरण है, सातवें का प्रकार है प्रस्तावक के द्वारा, ठीक है ना। श्रूयते सामगमिष्यति तव प्रियोदय प्रहर मात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठति तत् सखी सज्जय करणीयम। यह हो गया आपका प्रस्तावक के द्वारा, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें, अत्रोपपतिम प्रत्यभिसर्तुम प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन निर्वार्यते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपपत्ति के पास जाने के लिए उद्यत किसी को उसकी सखी मना कर रही है, ठीक है। वो कोई उपपति है, मतलब पति उसके बाद भी कोई, तो उपपति के पास जाने के लिए सखी जो है मना कर रही है, मत जाओ, ठीक है। मना कर रही है कि अब यह उचित नहीं है, अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी से वह प्रेम किया नायिका ने, अब उसकी शादी किसी और से हो गई, तो अब सखी मना कर रही जब तुम उसके पास नहीं जाओ। तो इस प्रकार से प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव दे रही है वह सखी अपने सखी को, जो नहीं जाना चाहिए, तो उचित नहीं है यह, ठीक है। इसी प्रकार अब तीसरे का देखते हैं, 7 हो गया। 8वें का देखते हैं, देश के वैशिष्ट में व्यंजना का क्या उदाहरण है। अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं चरितोऽञ्जलिर्वः। क्या है यहाँ पर वृत्ति में देखिए, अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्न कामुकस्त्वयाभिसार्यतामिति आश्वस्तां प्रति कयाचिन् निवेद्यते। यहाँ क्या है, यह एक एकांत स्थान है, ठीक है। एकांत स्थान है, इसलिए प्रच्छन्न कामुकों को तुम यहाँ भेज दो। यह अपनी किसी विश्वस्त सहेली के प्रति कोई कह रही है, ठीक है। यह एक सखी है, एक दूसरे सखी के पास सखी को कह रही है, जो कोई भी जो प्रच्छन्न कामुक, प्रच्छन्न मतलब गुप्त, जो रहस्यात्मक कामना को लिए हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर भेज दो जो विश्वासी हो, जो विश्वस्त पात्र हो। ऐसे को यहाँ पर भेजने की बात कर रही है, ठीक है। इससे परिलक्षित हो रहा है जो उसको किसी से मिलना है, उस नायिका को, जो अपनी सहेली से वह कह रही है, ठीक है। तो यह क्या है, देश के, वह देश जो स्थान है वह स्थान प्रच्छन्न है, इसलिए वहाँ पर बुला रही है, एकांत स्थान है वो, ठीक है। स्थान विशेष से यहाँ पर अर्थ की व्यंजकता सिद्ध हो रही है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, गुरुजन परवश प्रिय किम भणामि तव बंद भागिनी अहकम अद्य प्रवासम ब्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम। क्या है वृत्ति इसका, देखिए, अत्राद्य मधु समय यदि व्रजसि तदाहम तावत न भवामि तव तो न जानामि गतिमिति वेद्यते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आज वसंत के समय यदि तुम जाते हो तो मैं तो जीवित न रहूँगी, तुम्हारी क्या गति होगी यह मैं नहीं जानती, यह व्यक्त होता है, ठीक है। नायक नायिका से, अपनी नायिका जो है नायक से कह रही है, यदि तुम यहाँ आज बसंत के समय तुम जाते हो तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, मतलब मेरे पास बैठो, ठीक है। तुम्हारी क्या गति होगी यह मैं नहीं जानती, और तुम्हारी क्या गति होगी यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी गति यही हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर, काल के वैशिष्ट से, ये जो वसंत का काल है इसमें तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इसके द्वारा अर्थ की व्यंजकता यहाँ पर सिद्ध हो रही है। अब इसी प्रकार देखिए, अब 10वां क्या उदाहरण दे रहे हैं, आदिपद से जो ग्राह्य था चेष्टा, इसी के बारे में कह रहे हैं हम। देखिए, द्वारोपांत निरंतरे मयितया सौंदर्य सारस्त्रिया तोल्लास्योरुगम रुयुगम परस्पर समाशक्तम समासादितम आनीतम पुरतः शिरोंशुकमधः चित्ते चले लोचने वाचश्चक्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दौर्लते। वृत्ति क्या है, अत्र चेष्टया प्रच्छन्न कांत विषय आकूत विशेषो ध्वन्यते। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेष्टा से प्रच्छन्न मतलब कुछ छुपाया हुआ चीज, ठीक है। कांत विषयक अभिप्राय विशेष व्यंग हो रहा है। यहाँ पे क्या, प्रच्छन्न कांत विषयक मतलब प्रेम विषयक आकूत विशेषो ध्वन्यते, ठीक है। अभिप्राय विशेष जो यहाँ पर ध्वन्यते मतलब व्यंग्यते, मतलब व्यंजित हो रहा है उसके द्वारा। इतना समझ में आ रहा है। इस प्रकार से 10 प्रकार आर्थी व्यंजना के ग्रंथकार के द्वारा प्रतिपादित है।
10 प्रकार के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यह उदाहरण ही बहुत ज़्यादा मुख्य है। यहाँ पर एक एक उदाहरण को आप लोग आराम से देखेंगे, इसको यथा समय इन सभी के बारे में चर्चा हम लोगों ने पर्याप्त की है। देखिए अगली पंक्ति में क्या लिख रहे हैं। अब इसी के साथ यह उल्लास भी समाप्त हो जाएगा। निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरुदाहृत ह्रियते वक्त्रादीनां मिथा संयोगे द्विकादि भेदेन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? निराकांक्षता अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए, ठीक है, के लिए और अवसर होने से, ठीक है ना, प्राप्तावसरतया होने से बार बार च पुनः पुनः उदाहरित, बार बार सब भेदों के अलग अलग उदाहरण दिए हैं। इन्होंने क्या किया? सभी भेदों के अलग अलग उदाहरण दिए हैं। ठीक है, वक्त्रादीनां मिथा संयोगे द्विकादि भेदेन। कैसे? तो वक्ता आदि के परस्पर संयोग से 2 2 3 3 आदि के भेद से मिलकर भी इनके उदाहरण समझ लेने चाहिए। तो यह जो भेद हैं यह और ही आप समझ सकते हैं, इसके उदाहरण और भी हो सकते हैं, यही उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्ययोश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम। इस प्रकार से लक्ष्य और व्यंग का व्यंजकत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। क्या है फिर? शब्द प्रमाण वेद्यर्थो व्यनक्त्यर्थांतरम यतः अर्थ से व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। जो हम लोग बात किए थे, जैसे शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है। ठीक है, इसलिए अर्थ के व्यंजकत्व में शब्द भी सहकारी होता है। सीधी सीधी बात है, शब्द के बिना अर्थ जो है परिलक्षित नहीं होगा। शब्द है तभी तो उसका कुछ न कुछ अर्थ है। तो यह जो अर्थ है, यह अर्थ की ही विशिष्टता होगी यहाँ पर। वहाँ शब्द जो है केवल सहभागी होगा। क्यों? शब्देति नहीं प्रमाणांतर वेद्यर्थो व्यंजकः। शब्द से ही, ठीक है, वह प्रमाण, शब्द मतलब प्रमाण से गम्य अर्थांतर को व्यक्त करता है। ठीक है ना, अर्थांतर को ही व्यक्त करता है कौन? शब्द। इससे यह सूचित किया जाता है। क्या? इससे सूचित किया गया है कि अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से वैध अर्थ व्यंजक नहीं होते हैं। ठीक है, अनुमान आदि से जो आप अर्थ की व्यंजक तक अर्थ ज्ञान करते हैं, वह क्या होता है? वह व्यंजना नहीं होती है, वह व्यंजक नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए अंत में क्या लिख रहा है? इति गायो प्रकाश है अर्थ व्यंजकता निर्णयो नाम तृतीय उल्लास। इस प्रकार से तृतीय उल्लास समाप्त हुआ। आज हम लोग व्यंजना शब्द की जो वृत्ति 3 है, उस पे अंतिम वृत्ति हमारी व्यंजना वृत्ति थी, और व्यंजना के भेद प्रभेद को लेकर के हमारी चर्चाएं काफ़ी विस्तार से हो गई है। तो अब वृत्ति विचार पे हमारा जो यह प्रकल्प चला है, यह काफ़ी विस्तार है। तो आप लोग धैर्य से इसको प्रकल्प को पढ़ें, क्योंकि यह वृत्ति बहुत ही अत्यंत मुख्य हो जाता है। चलिए, बिना समय गंवाए, काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।